हेलो एवरीवन। मैं जैसा आप लोग जानते हो हम लोगों ने अपनी क्लास में वाटर रिसोर्स लेसन स्टार्ट किया हुआ है। मेरी इसकी वाटर रिसोर्स की ये सेकंड पार्ट है। दूसरी वीडियो में मैं आज शुरू डालूंगी। पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को वाटर स्केर्सिटी के मेन कॉजेज होते उनके बारे में आपको बताया था। तो थोड़ा सा देखो पॉइंट मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला देती हूँ कि कैसे लार्ज पॉपुलेशन जो है इट बिकम्स ए कॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे जो है फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो कल्टीवेटेड एरिया जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। जब कल्टीवेशन इंक्रीज की जाएगी तो उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो उससे पानी की खपत जो है पानी को ज़्यादा कंज्यूम करेगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पानी की कमी को क्रिएट कर रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, तो उससे भी पानी की कमी हो रही है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि अधिकतर जो पॉल्यूशन जो है वो भी पानी की कमी को, कि कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल है लेकिन तब भी वो एरिया जो है पानी की कमी को फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। तो मेन हमने देखा कि भाई एग्रीकल्चर के वेस्ट जो है और इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, ये सारे के सारे जो मिलकर के पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आप लोगों को डैम्स और डैम के क्या क्या एडवांटेज हैं वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो कि जब हमने ये देखा कि भाई पानी हमारे लिए, हम सभी जानते हैं पानी के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, वाटर जो है। तो इस समय जो वक्त की समय की मांग क्या है ना। तो देखो कि नीड ऑफ द आवर है ना, नीड ऑफ द आवर मतलब क्या है कि समय की मांग क्या है। समय की मांग सीधी सी है कि भाई हमें पानी को, जिसके ऊपर हमारा जीवन डिपेंड करता है, तो हमें पानी को बचा के कंजर्व करना चाहिए। तो देखिए हमारे लिए पानी की आवश्यकता क्या क्या है, हमें पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो देखिए हमें पानी को कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज टू सेव गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, है ना। हमें अगर अपने स्वास्थ्य को, हमें खुद को सही से रहना है तो हमें पानी को बचाना होगा, हमें पानी को कंजर्व करना होगा, हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना होगा, है ना। एक देखिए टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी तभी एंश्योर होगी अगर पानी होगा, पानी नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं होगी, है ना। क्योंकि भाई अनाज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी ही चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो वो अफेक्ट हो जाएगी उससे। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड, हमारी लाइवलीहुड जो है उसका भी भाई पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बेटे क्या मतलब होता है कि जो हमें इनकम, जिन एक्टिविटीज़ को करके हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं, है ना। तो यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, वो सभी चीज़ें जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। अगर कहीं ना कहीं ये सारी ज़रूरतें जो हमारी वाटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए हमें जो है पानी को कंजर्व करना चाहिए। वक्त की मांग, नीड ऑफ द आवर इज दिस, ठीक है। तो अब देखिए, और इसके अलावा एक चीज और देखो, डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये पानी को अगर हम कंजर्व करेंगे तो हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम जो है हम उसे भी सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, है ना। तो हमें ये पॉइंट डिस्कस करने होंगे। अब देखिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं, और वो है हमारा डैम। डैम जिसे हम जनरली बांध मतलब बांधना। अब ये क्या होगा कि बहती हुई नदी के ऊपर हम जो है पानी को बांधने के लिए जो ओवरफ्लो होता है उसे हम थोड़ा सा उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि पानी को हम पीछे हम जो है कंजर्व कर सकें। और उस पानी को जब बांध में रोक लेते हैं जो हम तो उस पानी को हम बाद में खेती के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर्पस के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि तो सबसे पहले कि डैम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो डैम जो है, डैम इज ए बैरियर, बैरियर यानी एक अवरोध, रोक रहा है ना, बैरियर कर रहा है ना। नदी बहती हुई चली आ रही है, यहाँ पे हमने जो है डैम, हमने जो है यहाँ पर पानी को रोकने के लिए हमने डैम जो है यहाँ पर क्रिएट किया। तो देखिए कि डैम जो है एक बैरियर है दैट स्टॉप्स और रिस्ट्रिक्ट द
फ्लो ऑफ सरफेस वाटर, है ना, जो हमारे सरफेस वाटर को यानी नदी के बहाव को, नदी के पानी को कंट्रोल करता है ना। बैरियर हम लगाते हैं तो दैट कुड बी यूज, फिर हम उस पानी को, है ना, दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। उस पानी को हम बाद में क्या करते हैं कि उस पानी को बाद में हम खेतों के अंदर सिंचाई के लिए हम जो है उसे यूज करते हैं। ठीक है, नदी बहती आ रही है, यहाँ पे हमने डैम बनाया, पानी को हमने पीछे यहीं से रिटार्ड करा, अब उस पानी को हमने बाद में क्या किया कि खेती के लिए, हमने एग्रीकल्चर के लिए हमने उसे यूज किया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर, लेकिन ये हमारा पहले ऐसा ही होता था, है ना, कि भाई डैम बना करके उस पानी को हम जो है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए हम उसे यूज करते थे। ठीक, लेकिन आज के टाइम में हम देखें कि टुडेज डैम्स आर बिल्ट नॉट ओनली फॉर इरिगेशन, है ना, कि भाई आज के टाइम में, पीरियड में, नाउअडेज कि डैम्स जो केवल इरिगेशन के लिए ही नहीं यूज किए जा रहे हैं, तो फिर और क्या हो रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी हमारे पर्पसेस जो है वो डैम पूरे कर रहे हैं। अब एक डैम हमारे कितने सारे पर्पसेस को, कितने सारे कामों में हमारी हेल्प कर रहा है, उन्हें पूरा कर रहा है, तो चलिए जरा उसे भी देख लेते हैं, है ना। देखो हमने यहाँ पर इरिगेशन तो हो ही रही है, वो तो है ही है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो बिजली बनाने का काम में हेल्प कर रहे हैं, बना रहे हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज, है ना, तो देखिए ये जो है पानी की सप्लाई जो है घरों के अंदर भी की जा रही है, इंडस्ट्रीज के अंदर की जा रही है, फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये रिक्रिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं। रिक्रिएशन से क्या होता है, वहाँ की जो लोकल पीपल है उनकी इनकम जो है भाई वो जनरेट होती है, वो ज़्यादा होती है। और इनलैंड नेविगेशन है, फिश ब्रीडिंग, तो इसलिए इतने सारे, एक डैम से इतने सारे पर्पसेस जो वो पूरे होते हैं, तो इसलिए डैम को क्या कहा गया है, रेफर टू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, डैम को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई आर डैम्स कॉल्ड ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा, क्योंकि डैम के बनने से इतने सारे हमारे पर्पसेस जो है फुलफिल होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल डैम एज ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, है ना। देखो एग्जाम्पल कि इन द सतलुज और ब्यास रिवर पर, है ना, बेसिन में भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। अब इससे क्या है, वाटर, इसका जो पानी है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट का जो वाटर जो है इज यूज फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और हाइडल पावर के लिए भी, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हीराकुद प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बना है, महानदी बेसिन पे, है ना, तो ये इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, है ना, तो ये जो है फ्लड कंट्रोल को जो है कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, तो ये किसने कहा है, क्योंकि डैम से हमारे इतने सारे पर्पसेस पूरे होते हैं, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि भाई किसने कहा है ना, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अब क्यों कहा ये भी सुन लीजिए, वाई, है ना, वाई जवाहरलाल नेहरू हैज सेड डैम एज ए टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर डैम बनेंगे तो एग्रीकल्चर तो भाई अच्छी हो ही जाएगी, है ना, तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो विलेज की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, गांव की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं बहुत तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, और शहर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना, देश की अर्थव्यवस्था को, तो रूरल इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट होगी विद द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी के साथ में, है ना, तो दोनों को बेनिफिट होगा, गांव की इकोनॉमी को भी होगा डैम के बनने से और अर्बन एरिया की। तो इसलिए नेहरू जी ने
ये डैम्स को जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक व्हीकल का काम, वाहन है ना, आप गाड़ी में बैठ के कहीं भी चले जाते हो, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि डैम के बनने से देश की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से जो है डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है। ठीक है, दो चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। एक, नंबर 1, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है क्यों कहा गया है। इस वाली वीडियो में, इस वाली क्लास में आपके लिए 3 क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट आ गए हैं। डैम को डिफाइन करना है, डैम किसे कहते हैं, और आपका कि व्हाट इज द नीड ऑफ द अर्थ। फिर एक क्वेश्चन हमारा आपका यहाँ पे बन जाता है कि भाई डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है, और लास्ट क्वेश्चन जो है कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जो किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद में डैम के बारे में थोड़ा सा, भाई अच्छे हैं लेकिन किन्हीं कुछ कारणों से डैम का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको डैम के थोड़ा सा कि डैम को क्यों अपोज किया जा रहा है उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कि अपोजिशन ऑफ डैम, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर, है ना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम के कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डैम का अपोज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। नंबर 1 कि भी रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर, जब हम नदी के डैम बनाते हैं तो नदी के बहाव को, नदी के नेचुरल फ्लो को जो है थोड़ा कंट्रोल करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि नदी का जो नेचुरल फ्लो जो होता है वो उसे अफेक्ट करता है ना, प्रभावित होता है। तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, समझ में आ गया। नदी के ऊपर जब हम बांध बनाते हैं, नदी के पानी को रोकते हैं, तो उसका जो प्राकृतिक बहाव जो होता है, नेचुरल फ्लो जो होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, है ना, कि जब नदी अपने साथ में पहाड़ों से ऊपर से बह करके आती है तो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं उन्हें बहा करके लेकर के आती है। लेकिन जब वो पानी फ्लो में है तो वो उसके साथ में बहते हुए निकल जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, डैम के बनने से वो जो सेडिमेंट्स जो हैं उनका जो फ्लो जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, जब सेडिमेंट जो है वो बहुत रुकने लगते हैं, उनका नेचुरल फ्लो जो है वो रुक जाता है, तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर्स, है ना। तो जो पानी, जो सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो नदी बहा करके लेके आ रही होती है, तो नदी के बॉटम के अंदर जो है वहाँ पर वो सेडिमेंट जो है वो धीरे धीरे जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, समय लगता है, वो डिपॉजिट होते चले गए, है ना, नदी के रिवर बेड के ऊपर। फाइनली क्या होता है रिजर्वायर्स में, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम, जिससे नदी जो है वो रॉकियर स्ट्रीम में एक पथरीली सी हो जाती है, रॉकियर स्ट्रीम बन जाती है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिव लाइफ, कि नदी के अंदर जो जलीय, एक्वेटिव लाइफ से मतलब जो नदी के अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु जो होते हैं, तो उनका जो हैबिटेट जो होता है, उन्हें खाने पीने की जो कमी है वो होने लगती है। तो एक तो ये कारण। ठीक है, फिर देखिए कि डैम्स जो होते हैं दे आल्सो फ्रेगमेंट रिवर, फ्रेगमेंट मतलब नदी में जब हम नदी के ऊपर डैम बनाते हैं तो उसके पानी को पीछे की तरफ रिटार्ड करते हैं, तो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं पीछे की तरफ, तो उसमें से फ्रेगमेंट माने अलग अलग धाराएं जो है वो एक नदी में से बना दी जाती हैं पानी को पीछे रोकने के लिए। तो डैम्स जो होते हैं ये रिवर्स को फ्रेगमेंट करते हैं, इसकी वजह से मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट, है ना। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक फौना जो होते हैं नदी के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, तो उन लोगों को माइग्रेशन के समय बड़ी दिक्कत आती है, वो रास्ता भूल जाते हैं, है ना। तो स्पेशली जब स्पॉनिंग के लिए जब वो अपनी प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक इसकी वजह से भी डैम का पोजीशन हो रहा है। एक क्या है, थर्ड की द रिजर्वायर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, जहाँ पे वो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं नदी के पानी को पीछे हम कहीं ना कहीं तो रोकेंगे ही ना, जब जहाँ पे डैम बनाएंगे तो वहाँ पे जितना पीछे का जो एरिया होता है, जो उस समय वहाँ पे पेड़ पौधे मिट्टी सारा का सारा जो वो पानी में वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, रोका जाता है, तो वो सब पानी में सबमर्ज हो जाता है।
कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो डिकम्पोज होने लगता है। तो उसके डिकम्पोजिशन का समय बाद जो है, तो देखिए वहाँ से तो डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। तो उससे जो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये तो हो गया कि भाई डैम का जो है भाई इस वजह से है जो है अपोज हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण है ना, कि भाई डैम के बनने से एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है ये भी हुए, आंदोलन भी बहुत सारे हुए। तो देखिए हम दो के बारे में देखते हैं जो हमारी बुक में लेसन में भी है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट विच आर रिलेटेड टू द बिल्डिंग टू डैम, है ना, डैम के अगेंस्ट में, बिल्डिंग ऑफ डैम के अगेंस्ट में कि डैम नहीं होने चाहिए, डैम के बनने से लोगों को नुकसान है। तो ये अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन और आपका टिहरी डैम आंदोलन, ठीक है, ये दो एनवायरमेंटल मूवमेंट हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये अपोज कर रहे हैं डैम के बनने का। तो देखो इनका कारण क्या है ना, कॉज क्या है, क्योंकि इनके डैम के बनने से पानी का जो रिजर्वायर्स बनाया जाएगा, वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी रह रही हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हैं, उन लोगों को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, है ना, उन्हें वो स्पेस जो है वो खाली जगह सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार उनको जो है भाई मदद करती है, हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है, तो देखो लेकिन बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर के दोबारा से अपने आप को फिर से सेटल करना। तो यहाँ पे कॉज वो इसलिए इसका अपोज कर रहे हैं कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब जो लोकल पीपल जो होते हैं, दे ऑफन हैव टू गिव अप देयर रिसोर्सेज, देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। एक तो उनके पास में पहले ही कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने लगा, तो वो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, जो हम शुरू से काम कर रहे होते हैं, वो सब हमारे पास में, हमारी थोड़ी बहुत आमदनी, हमें सब कुछ जो है देश के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, क्योंकि वो डैम के बनने से बेनिफिट है ना, तो कंट्री को सरकार भाई देश का डेवलपमेंट होगा, तो देश के डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपने सारे रिसोर्सेज जो है, अपना घर बार सब कुछ जो है उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये लोग जो लोकल पीपल जो है ये वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं डैम के बनने। अब अगर ये लोकल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये भाई इनसे कोई फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि डैम बनाए क्यों जा रहे हैं, डैम के बनने से बेनिफिट किसको है। तो देखो बच्चों, डैम के बनने से हु आर बेनिफिटेड, तो यहाँ पर जो है जो लार्ज फार्मर है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, तो इन लोगों को डैम के बनने से बहुत फायदा है ना, इन लोगों को तो दोनों की इनकम जो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इन लोगों को बेनिफिट है, ठीक है। अब देखिए एक कारण और है डैम के बनने से कि इरिगेशन हैज चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। तो देखो इरिगेटेड लैंड का जो एरिया वो इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न जो था उसी को चेंज कर दिया। अब जो फार्मर्स जो हैं वो उस खेती के ऊपर जोर देने लगे जो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है और कमर्शियल क्रॉप के ऊपर। इनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी जो है इनको डैम की वजह से पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये लोग ऐसी खेती के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने लगे। तो अब उससे रिजल्ट ये निकलने लगा कि उसे बाद में क्या है, मिट्टी जो है वो जब बहुत ज़्यादा ओवर, अब ये वाली जो खेती की जाती है इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो जो सॉइल जो है अब वो धीरे धीरे सॉइल जो है वो भी सलाइन होने लगती है, ठीक है। तो एक कारण भाई ये भी हो गया, और इसके साथ साथ जो है देखो सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, और डैम ने एक काम और किया है कि ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, है ना, इसने हमारे सामाजिक ढांचे को ही बदल दिया। कैसे बदल दिया, इसने पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में, देखो जिनके पास में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे तो वो इसका डैम्स के बनने से फायदा उठाया उन्होंने, वो और ज़्यादा अमीर हो गए उनके पास में, तो जिनके पास में बड़ी बड़ी ज़मीनें थी तो वो और ज़्यादा अमीर हो गए। तो इंक्रीज गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर एंड द पुअर लैंडलेस फार्मर, और जिनके पास में जमीन नहीं थी, जो गरीब किसान थे, वो बेचारे और गरीब हो गए, ठीक है। तो इसने हमारे लैंडस्केप को भी चेंज कर दिया, ठीक है, गैप को इंक्रीज किया, सोशल जो है
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डैम के बनने से सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो जगह जगह पर पानी के बंटवारे को लेकर के, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो है जगह जगह पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इन गुजरात के अंदर साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि पानी की को जो है अर्बन एरिया के लिए पानी की सप्लाई ज़्यादा की जा रही है ना, वहाँ पे प्रायोरिटी उनको दी, अर्बन एरिया को दी जा रही है। तो ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो विलेजर्स जो है वो वहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा कि डैम के बनने से जो है इतने ये लोग परेशान हैं, या डैम का इन कारणों से जो है अपोजिशन किया जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।